आप देख रहे हैं हॉरर हाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दूर तक शांत नीले समुंदर के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पे भला कौन नहीं रहना चाहता। सबका सपना होता है कि ऐसे ही किसी अपने के साथ ऐसी जगह पर रखो। इसी सोच के साथ दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए से लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजेश के पास पुरखों का दिया हुआ बहुत सी जमीन और गांव में रहने के लिए बहुत बड़ा घर था और वो खुद एक कंपनी में मैनेजर था। जिंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समुंदर के सामने था। सामने नीला समुंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो वहाँ किसी की नज़र लग जाती है, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद इनकी सपनों की दुनिया जैसे बिखर सी गई जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। कल्पना राजेश से कहती है, आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा? राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी थी और जोर की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और सिर्फ उसको देखता रहा। क्या देख रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके ही पूछा। अब हम आपको देखे बिना, हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना ये हमारे लिए किसी सपने से कम थोड़ी ना है। राजेश ने बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। जनाब, आज क्या इरादा है? कहीं घुमाने ले जाओगे क्या मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। सुबह का भी बाहर से ही मंगाते हैं और रात को भी कहीं बाहर ही खा के आते हैं। कल्पना ने अपने मन की बात बताई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। दोपहर का खाना खाकर दिन भर दोनों टीवी देख रहे थे। राजेश को नींद आई और वो थोड़ा सा सो गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के कुछ 1:30 बजे का टाइम होगा। खिड़की की आवाज़ खटखट खटखट होने लगी। अचानक ही उनके बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंखें खुल गई। देखा कि राजेश तो मजे से सोया पड़ा है और उसने उठते हुए खिड़की बंद की। लेकिन जैसे कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कौन है? कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके सामने एक काला साया आकर बैठा था। कल्पना की चीख ने राजेश की नींद उड़ा दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? बताओ मुझे। कल्पना राजेश से लिपट कर रोने लगी। राजेश, राजेश, तुम्हारे बगल में एक कोई बैठा था, एक काला साया जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल लग रही थी। मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे चिल्लाने के बाद ही वो गायब हो गया। मैं ना यहाँ खिड़की बंद करने आई थी, मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने आई तो देखा और वो बैठा हुआ था। उसको देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पर बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा
ठीक लगने लगा। राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह आकर सो रहा था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे देख रहा था। वो किसी औरत जैसी लग रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे साथ में ही तो हूँ, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा भला। वो रात कैसे तो बीत गई, लेकिन सुबह हुई तो कल्पना जो सो के उठी और आज नाश्ता और टिफ़िन भी राजेश ने खुद ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफ़ी लेके बेडरूम में चला गया। कल्पना अभी भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसके अपने हाथों से नाश्ता कराया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए उससे पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर नहीं रुक सकते? मुझे यहाँ अकेला महसूस होता है, कल्पना ने एक गुजारिश की। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आऊँगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। कल्पना बोलती है। राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसको दूर तक जाते कल्पना निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी राजेश ने बना ही दिया था। कल्पना ने सोचा अब थोड़ी देर बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें ही पढ़ लूं। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। उसको कल वाली बातें याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें जैसे आंखों में खून था। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए आए हो यहाँ पर, क्या हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम है? आवाज सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर बात करने लगी। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये घर काफी दिनों से बंद था। पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने ये घर खाली कर दिया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता ही नहीं। तुम लोगों ने सब कुछ पूछ के तो लिया ही है ना ये घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। उन्होंने ये घर पहले से ही देखा था। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज लगाई तो वो औरत चली गई। लेकिन कल्पना कुछ सोच में चली गई कि ये सब मुझे क्यों दिख रहा है। वो घर में अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। कब उसकी आंखें लगी उसको पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। जैसे वैसे ही कल्पना की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने गई और दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारे दिन मैं सो के बिता रही हूँ। कल्पना ने राजेश से उसका हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। और शाम को दोनों को घूमने के आने के बाद ही बाहर से खाना मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंके जा रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया है। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देख उसको चक्कर ही आ गए। कल्पना अपने बेड पर नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल, लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देखकर एकदम से डर गया और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पे पसीना ही पसीना, उसके हाथ पैर एकदम से कांपने लगे। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें ही रुक चुकी थी। ये सब क्या हो रहा था? उसके पास सोचने का भी मौका नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया।
वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के कहाँ जाता, लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे। सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली बदली नजर आ रही थी। उसके बाल जो थे वो खुले हुए थे और वो बिल्कुल चुप थी। खाने पर भी कुछ नहीं बोल रही थी और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा रहा और सोच रहा था उसी बात के बारे में, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कल्पना का वो भयंकर रूप देख राजेश जैसे पत्थर बन गया। कल्पना भयंकर काली डायन बन चुकी थी। वो कल्पना ने जो काला साया बताया था वो बिल्कुल उसी की तरह लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो बाहर भागा, तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाजा खोल के समुंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई, जहाँ बहुत अंधेरा था। एक पेड़ के पास जमीन पर सिर कर बहुत अजीब अजीब आवाज़ में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ में लेकर आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ, आंटी ने आके कहा। मैं तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था। तभी मैंने अपने पहचान के एक तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं जब अंधेरा हो जाता है तब यहाँ पर घूमती हैं। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इसी बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती हैं, और जिस इंसानी शरीर को वो पाती हैं उस पर वो कब्जा कर लेती हैं और वो उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद को और ताकतवर बना लेती हैं। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहाँ साधना करते हैं और ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। राजेश ने भी वैसा ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसे घर की तरफ ले गया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आए। उसको एक काला साया दिखाई दिया और उसी दिन से कल्पना बदल गई। राजेश ने बताया तांत्रिक को कि एक दिन मैं सो रहा था और कल्पना को एक काला साया दिखाई दिया मेरे बेड पर, और उसी दिन से कल्पना की हालत कुछ बदली बदली सी हो गई। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की और बोला, ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसको अमर होना है और वो उसको मार कर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको उसके रूम के अंदर ही बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज़ आई। राजेश, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे ये क्या हो गया है, मुझे मरना नहीं है राजेश, मुझे बचा लो राजेश। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोला। कल्पना एकदम से वो शैतानी आवाज़ में बात करने लगी।
और हंसने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेके राजेश के सर पर मारा। राजेश बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी जान चली है और कल्पना को लेकर कहीं भाग गया। राजेश को पानी मारकर होश में लाया गया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया था। उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो बोले, बेटा समय कम है, ये साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और इसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत हो जाएगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहाँ हवन चल रहा था। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। रात काली होती जा रही थी। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना आ गई और वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। उसके चेहरे से खून फैल रहा था। उसके आने से वहाँ पर बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पर मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने उस कल्पना का रूप ले लिया। पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका था कि कौन असली है और कौन नकली। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथी तांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने में गुरुजी जैसे ही नीचे ढुके, वैसे ही ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने राजेश को इशारे से वो त्रिशूल से साया का खात्मा करने को कहा। गुरुजी की मौत से तो माना वो काला साया खुशी से कूदने लगा। इतने में वहां हर तरफ चीखें गूंजने लगी। वो काला साया अब अपने मुकाम पे जाने वाला था। उसको मानव शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद करने गई। अपने पति को मरता हुआ देख वो कैसे रह सकती थी। वो साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया समझ में ही नहीं आ रहा था। तब तक राजेश ने वो त्रिशूल उठाया। कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साये के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर भागा और वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश बेडरूम में सो गया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा। सिर्फ कंघी दिख रही थी। कल्पना गायब थी। दूसरे दिन सुबह होने पर कल्पना ने बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। उसके बाद से उनके घर से जो वो काला साया था वो शायद गायब हो चुका था। अब सब कुछ नॉर्मल था और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोग बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं और उनको मानते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।